कहानी की शुरुआत में हमें एक डिलीवरी बॉय दिखाया जाता है जिसका नाम टे जिन होता है। वो बहुत ज्यादा गरीब लड़का होता है, इसीलिए वो दिन रात एक करके पैसे कमाता है, जिससे वो अपने छोटे भाई जिन की पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाता है। टाई जिन सारे ऑर्डर्स बहुत तेजी से डिलीवर करता है। वो अपने फ्रेंड्स के ऑर्डर्स डिलीवर करने में भी उनकी मदद करता है। एक रात एक अमीर लड़की और उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ से पार्सल छीन कर सड़क पर फेंक देते हैं। ये देखकर टे जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो फौरन मोटरसाइकिल पर सवार होता है और उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। टे जिन बहुत एक्सपीरियंस्ड राइडर होता है और बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चलाता है। वो उन दोनों को अपनी नजरों से गायब नहीं होने देता और शॉर्टकट रास्ते से उन्हें पकड़ लेता है। टे जिन अपनी मोटरसाइकिल उनके सामने सड़क पर रोक देता है और फिर वही खाना निकालता है जो उन्होंने सड़क पर फेंक दिया था। टे जिन उन्हें वो खाना वापस कर देता है और उस खाने के पैसे मांगता है। तभी आसपास के लोग भी वहां जमा हो जाते हैं। लोगों के सामने इंसल्ट से बचने के लिए अमीर लड़का मजबूरन पैसे दे देता है। अपना काम खत्म करने के बाद टे जिन अपने छोटे भाई जिन से मिलने जाता है। टे जिन अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है क्योंकि उनकी यही छोटी सी फैमिली होती है। टे जिन को प्लांट्स का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो अपना कैफे भी खोलने वाला होता है। जाने से पहले टे जिन अपने भाई से थोड़ा नाराज भी होता है क्योंकि वो एग्जाम्स में फेल हो रहा था। वो उसे समझाता है कि स्टडी पर पूरा ध्यान दो। उसके बाद टे जिन मोटरसाइकिल पर वहां से चला जाता है। जब जिन घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि टे जिन ने उसके अकाउंट में 50,000 वॉन भेज दिए हैं ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। दूसरी तरफ टे जिन अपने प्लांट्स के लिए कुछ फर्टिलाइजर लेकर आता है। टे जिन पौधों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। उसके दोस्त भी उसके कैफे को डेकोरेट करने में उसकी मदद कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसका कैफे ओपन होने वाला होता है। फिर उन सब के लिए टे जिन की फियांसी सियोयोन खाना लेकर आती है और सब मिलकर खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। बाद में टे जिन और सियोयोन एक दूसरे से बात करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। सियोयोन उससे कहती है, तुम मुझे इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम बहुत मेहनती और स्ट्रगल करने वाले लड़के हो। उसी वक्त हम यह भी देखते हैं कि टे जिन और सियोयोन दोनों ने अपने हाथों में ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। ये ब्रेसलेट्स उनकी मंगनी की अंगूठियों की जगह होते हैं क्योंकि टे जिन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक गोल्ड रिंग खरीद सके। अगली सुबह टे बहुत जल्दी उठता है और पूरे दिन के लिए अपना खाना तैयार करता है। उसके बाद वो काम पर चला जाता है और ऑर्डर्स डिलीवर करने लगता है। टे जिन बिल्कुल नहीं जानता था कि आज के दिन का हर सेकंड पहले ही किसी ने प्लान कर रखा है। दरअसल किसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश कर रखी थी जिसके बारे में आगे जाकर पता चलेगा। पार्सल डिलीवर करने के बाद जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ता है उसी वक्त लिफ्ट ऊपर चली जाती है, इसलिए उसे सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता है। तभी उसकी नजर एक प्लांट पर पड़ती है जो प्रॉपर केयर न मिलने की वजह से खराब हो रहा होता है। टे जिन उन प्लांट्स को धूप से हटाकर एक बेहतर जगह पर रख देता है। फिर वो पेपर पर ऑनर के लिए एक एडवाइस लिख देता है ताकि वो उनकी प्रॉपर केयर कर सके। मगर टे जिन नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। फिर एक बूढ़ी औरत टाई जिन से मदद मांगती है कि वो उसका बैग दूसरी तरफ ले जाए। टाई दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो उसकी मदद कर देता है, लेकिन टाई जिन को जर्रा भी अंदाजा नहीं होता कि इस बैग के अंदर क्या है। रात के वक्त वो एक शॉप से खाना लेता है और बाहर आकर खाने लगता है। तभी उसे अपने पास फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। पहले तो टे थोड़ा घबरा जाता है, फिर वो बिना सोचे फोन उठाता है और कॉल रिसीव करता है। एक लड़की उससे बात करती है और कहती है कि यह फोन उसका है। वो टे से रिक्वेस्ट करती है कि वो फोन उसके एड्रेस पर पहुंचा दे। पहले तो टे जिन साफ साफ इनकार कर देता है, मगर जब वो लड़की उसे 3 लाख वॉन ऑफर करती है तो टे भी लालच में आ जाता है और उसका फोन डिलीवर करने के लिए मान जाता है। लड़की से एड्रेस लेने के बाद टे अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और उस जगह की तरफ जाने लगता है। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहाँ एक टनल होती है। टे जिन को बहुत अजीब महसूस होता है। तभी उस लड़की का फोन दोबारा आता है। वो लड़की उसे कहती है कि सामने जो टनल है उसके अंदर इमरजेंसी फोन बॉक्स है, वहीं पर फोन रख देना और तुम्हारी पेमेंट भी वहीं पर है। टे जिन उसके घर जाकर मोबाइल देना चाहता था, मगर वो लड़की उसे अपने घर का एड्रेस नहीं बताती। पैसों के लालच की वजह से टे जिन उस टनल के अंदर चला जाता है। वो उस फोन बॉक्स के अंदर मोबाइल रख देता है और 3 लाख वॉन उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है अचानक एक ट्रक उसकी तरफ हाई बीम लाइट्स करता है। टे जिन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगले दिन टाई जिन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने सिर्फ एक मोबाइल डिलीवर करके 3 लाख वॉन कमा लिए थे। कुछ देर बाद उसका भाई भी आ जाता है और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। दोपहर के वक्त जब टे जिन अकेला होता है और तेज बारिश हो रही होती है, उसी लम्हे अचानक पुलिस उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। टे उनसे बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे जमीन पर गिरा देते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही टे जिन को बहुत सारे जर्नलिस्ट घेर लेते हैं। सब उससे कत्ल के बारे में सवाल कर रहे होते हैं जो उसने किया ही नहीं होता। ये न्यूज पूरे कंट्री में आग की तरह फैल जाती है। सब लोग यही समझ रहे होते हैं कि असली कातिल टे जिन है और उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर्स टे जिन पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने एक लड़की के साथ रेप किया था और फिर उसे कत्ल कर दिया। टे जिन उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में उस लड़की को एक बार भी नहीं देखा। वो कहता है कि आपसे मिस्टेक हुई है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। टे जिन उन्हें बार बार समझाता है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। इतना कुछ होने के बावजूद टे जिन अपने प्लांट्स के बारे में परेशान होता है। वो सोचता है कि अब उनकी देखभाल कौन करेगा। उसे डर होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में प्लांट्स खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ लड़की की लाश सूटकेस के अंदर से मिलती है। ये वही सूटकेस होता है जो कल टाई जिन ने एक बूढ़ी औरत की मदद करते वक्त सड़क की दूसरी तरफ ले जाकर रखा था। टाई के दोस्त भी उससे मिलने आते हैं। टाई उनसे कहता है कि वो उसके प्लांट्स का ख्याल रखें। तभी उसके दोस्त उसे बता
बताते हैं कि उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और साथ में सीओ योन और ताई जिनकी प्राइवेट पिक्चर सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है। ये देखकर सीओ योन भी अपसेट हो जाती है। उसे भी शक होने लगता है कि कहीं ताई जिन ने ही उनकी प्राइवेट पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड तो नहीं की। जेल में ताई जिन इन्वेस्टिगेटर से कहता है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मुझे यहाँ से कब जाने दोगे? इन्वेस्टिगेटर कहता है कि अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई तो तुम जा सकते हो, वरना तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ने वाले हो। तेजिन गुस्से में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर जेल में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिरकार ते बेबस होकर पूरी तरह टूट जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक उसकी जिंदगी में ये सब क्या हो गया है। दूसरी तरफ सीओ योन अपनी शॉप को बंद कर देती है और तेजिन का केस लड़ने के लिए एक वकील हायर करती है। वकील कहता है कि उनके पास टाइम कम है, इसलिए उन्हें सब कुछ जल्दी करना होगा। तेजिन के दोस्त उसके प्लान्स का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और वो फैसला करते हैं कि टे को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन सीओ योन टे से मिलने जेल जाती है। सीओ योन के दिल में एक छोटा सा शक होता है कि कहीं टे जिन ने सच में यह क्राइम तो नहीं किया, लेकिन टे उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। सीओ योन टे जिन की बात पर यकीन कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें जेल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम बस जेल के अंदर खुद को संभाले रखना। उसके बाद सीओ योन जिन और टे जिन के दोस्त दोबारा वकील को बुलाते हैं। वकील उन्हें बताता है कि अगर तुम टे को बचाना चाहते हो तो हमें यह साबित करना होगा कि जिस वक्त वो लड़की कत्ल हुई थी उस वक्त टे जिन डिलीवरी के काम करने में बिजी था। इसलिए वकील कहता है कि पिछले 2 दिनों में टे ने जो कुछ भी किया उसकी एक बहुत डिटेल्ड टाइमलाइन तैयार करनी होगी। सभी को यह आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। यह काम इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि टे अपनी डिलीवरी की हर रिसीट संभाल कर रखता था। सीओ योन, टे जिन का भाई और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि वो सब मिलकर टे को बेकसूर साबित करेंगे। सीओ योन टे जिन से पिछले 2 दिनों के बारे में हर छोटी से छोटी बात पूछती है ताकि उसकी कंप्लीट टाइमलाइन तैयार की जा सके। फिर वो टे जिन की तमाम डिलीवरी रिसीट्स जमा करते हैं। वो सब उन तमाम एड्रेसेस पर जाना शुरू कर देते हैं जहां टे जिन ने उन 2 दिनों के दौरान ऑर्डर्स डिलीवर किए थे, ताकि यह साबित किया जा सके कि टे किस वक्त कहां गया था। सब लोग जानते थे कि टे जिन एक अच्छा और शरीफ इंसान था, इसलिए उसे जानने वाले सभी लोग उसकी मदद करते हैं। कुछ टाइम की डिटेल्स उन्हें नहीं मिल पाती, इसलिए वो टे जिन से दोबारा मिलते हैं। टे जिन उन्हें याद करके बताता है कि उस वक्त वो कहां पर गया था। वो सर्विलांस कैमरों से भी फुटेज निकलवा लेते हैं जिससे टे जिन की हर मूवमेंट को साबित किया जा सकता था। आखिरकार वो उसके पिछले 2 दिनों की एक बहुत डिटेल्ड टाइमलाइन तैयार कर लेते हैं। वकील को भी यकीन नहीं होता कि उन्होंने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे जमा की है। ये टाइमलाइन साफ तौर पर साबित करती थी कि टे जिन एक पल के लिए भी नहीं रुकता था। वो अपना हर सेकंड काम में इस्तेमाल करता था, इसलिए उसके पास कोई भी क्राइम करने का बिल्कुल वक्त नहीं होता था। वकील उन्हें बताता है कि इस डिटेल्ड टाइमलाइन की वजह से हम आसानी से ये केस जीत जाएंगे। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब टे जिन बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। सीओ योन ये टाइमलाइन देखकर खुद भी हैरान होती है कि टे जिन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था। आखिरकार कोर्ट हियरिंग का दिन आ जाता है। जिन और सीओ योन ताई जिन को यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वकील कोर्ट के सामने ताई जिन की गिरफ्तारी से पहले के 2 दिनों की कंप्लीट टाइमलाइन सामने लाता है। वो जज को समझाता है कि टे जिन हर वक्त काम करता रहता था और उसकी हर मूवमेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। आसपास के सभी लोग भी जानते हैं कि वो एक मेहनती और शरीफ इंसान है, इसलिए यह नामुमकिन है कि उसके पास विक्टिम को कत्ल करने का वक्त होता। ये सब कुछ देखकर लगता था कि टे जिन बेगुनाह है, लेकिन जब प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है तो सब कुछ बदल जाता है। प्रोसिक्यूटर कहता है, टे जिन मुझे भी कातिल नहीं लगता, लेकिन कत्ल करने का सीक्रेट वकील की बनाई हुई टाइमलाइन में ही छुपा हुआ है। इस टाइमलाइन के मुताबिक टे जिन ने विक्टिम को भी एक ऑर्डर डिलीवर किया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि टे जिन ने विक्टिम को वो ऑर्डर डिलीवर करने में 7 मिनट लगा दिए थे। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक डिलीवरी के लिए 7 मिनट का वक्त बहुत ज्यादा है और यही वो टाइम होता है जिसमें टे जिन ने क्राइम को अंजाम दिया। उसी वक्त टे जिन को याद आता है कि उसने वहां पर रखे एक प्लांट को धूप से दूर रखा था और एक पेपर पर उसकी केयर के लिए एक नोट छोड़ा था, इसीलिए उसे वहां 7 मिनट लग गए थे। लेकिन प्रोसिक्यूटर इसके बाद कोर्ट में टे जिन की एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें ताई जिन एक भारी बैग को लेकर जा रहा होता है। टे जिन उन्हें बताता है कि एक बूढ़ी औरत ने उससे मदद मांगी थी, इसलिए वो उसका बैग सड़क की दूसरी तरफ लेकर गया था। लेकिन वीडियो में सिर्फ टे जिन ही होता है और इस वीडियो में बूढ़ी औरत की वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। प्रोसिक्यूटर बताता है ये वही बैग था जिसमें लड़की की लाश मिली थी। प्रोसिक्यूटर ताई जिन से कहता है, मान लिया कि तुमने एक बूढ़ी औरत की मदद की थी, लेकिन हमारे पास और भी ढेर सारे सबूत हैं। वो एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें टे जिन के पास विक्टिम का फोन होता है। टे जिन ये देखकर बुरी तरह हैरान हो जाता है। वो कहता है, मुझे ये फोन सड़क पर मिला था। प्रोसिक्यूटर बताता है कि जिस जगह टे जिन ने फोन डिलीवर किया था वहां से कुछ दूर ही विक्टिम की लाश मिली थी। उनका कहना था कि टे जिन ने रात के वक्त उस लड़की की लाश को पानी में फेंक दिया था, लेकिन ट्रक की लाइट्स की वजह से रात को उसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। वो यह भी कहता है कि जीपीएस डेटा के मुताबिक विक्टिम का फोन सारा दिन टे जिन के पास ही था। जहाँ टे जिन जाता विक्टिम का फोन भी उसी लोकेशन पर होता। टे जिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर प्रोसिक्यूटर एक ऐसी तस्वीर
तस्वीर दिखाता है जिससे टे जिन के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। वो क्राइम सीन की तस्वीरें कोर्ट के सामने लाता है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि जब टे जिन ने 7 मिनट डिलीवरी करने में लगा दिए थे तब उसने लड़की को बाथरूम के अंदर बेदर्दी से कत्ल किया था। क्राइम सीन की तस्वीर में टे जिन और सीओ योन की मंगनी वाला ब्रेसलेट भी नजर आता है। यह देखकर सीओ योन को यकीन हो जाता है कि लड़की का कत्ल ताई जिन ने ही किया था। तब प्रोसिक्यूटर कहता है कि ताई जिन यह भी झूठ बोल रहा था कि उसे एक पौधे की वजह से होटल में 7 मिनट लग गए थे। प्रोसिक्यूटर उन्हें पूरे होटल की तस्वीरें दिखाता है जहां एक भी पौधा मौजूद नहीं होता। प्रोसिक्यूटर टे जिन को एक रिपोर्ट भी दिखाता है जिससे यह साबित होता था कि ताई जिन ने लड़की के साथ रेप किया था। इतने मजबूत सबूत होने की वजह से टे जिन का बचना नामुमकिन था। वो उठकर जज को समझाने की कोशिश करता है और चीख कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और उसे दोबारा हिरासत में ले लेती है। ताई जिन चीखता रहता है मगर पुलिस वाले उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आखिरकार ताई जिन को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अगली सुबह सीओ योन ताई जिन से मिलने जेल आती है। वो उसे बताती है कि वकील ने तुम्हारा केस लड़ने से इनकार कर दिया है। कोई और वकील भी यह केस हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा क्योंकि सबको लगता है कि टे जिन ने बेदर्दी से लड़की का कत्ल किया था। फिर सीओ योन टे जिन से वो मंगनी वाला ब्रेसलेट दिखाने को कहती है जो दोनों ने पहन रखा था। लेकिन जब टे जिन अपने हाथ को देखता है तो ब्रेसलेट उसके पास नहीं होता। सीओ योन ने ट्रायल के दौरान वो ब्रेसलेट मर्डर सीन की तस्वीर में देखा था, इसलिए उसे लगता है कि टे जिन ही असली कातिल है। टे जिन उसे समझाता है कि वो ब्रेसलेट उसके घर के अंदर कहीं गिर गया था, लेकिन सीओ योन को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसका टे जिन पर रहा सहा भरोसा भी टूट जाता है। सीओ योन उसे वो ब्रेसलेट भी वापस कर देती है और कहती है कि वो किसी कातिल के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। टे जिन यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो सीओ योन को समझाता है कि वो बेकसूर है और जल्द ही दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन अब सीओ योन अपने फैसले से हटने वाली नहीं थी। वो टे जिन को किस्मत के सहारे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद उसी पुलिस स्टेशन से प्रिजन बस निकलती है। इसी बस में टे जिन भी होता है। प्रिजन बस में उन्हें दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है। टे जिन को जिस जेल में भेजा जाता है वो एक हाई सिक्योरिटी जेल होती है। इस जेल से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जब कैदी बस से निकलते हैं तो पहले से मौजूद कैदी उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं। जेल के अंदर नए कैदियों को बताया जाता है कि किस वक्त उन्हें काम करना है और किस वक्त उन्हें खाना दिया जाएगा। उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाने की इजाजत होती है। फिर उनकी बहुत सख्ती से इंस्पेक्शन की जाती है जिसके बाद उन्हें एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है। अब ताई जिन को ऑफिशियली कातिल बना दिया जाता है। अगली सुबह एक वकील ताई जिन से मिलता है जिसका नाम किम होता है। किम ताई जिन से कहता है, मैंने तुम्हारी पूरी केस फाइल देखी है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं कोर्ट के फैसले को ठीक नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर तुम्हें इस झूठे केस में फंसाया है। टे जिन कहता है, मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। मुझे मेरे अपने भी छोड़कर चले गए और उन्हें भी लगता है कि मैं कातिल हूँ। किम उसे तसल्ली देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हर बात पर भरोसा है। फिर किम अपनी नोटबुक और मोबाइल निकालता है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। किम उससे कहता है, तुम अच्छी तरह सोचो और कोई भी ऐसी चीज याद करने की कोशिश करो जो मेरी मदद कर सके जिससे मैं दोबारा केस ओपन कर सकूं। टे जिन को एक बात परेशान कर रही होती है कि क्राइम सीन पर जो ब्रेसलेट मिला था वो उसका नहीं था, वो किसी और का ब्रेसलेट था। तभी टे जिन को याद आता है कि उसका ब्रेसलेट उसके भाई के रूम में गिर गया था। किम कहता है, मैं अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करूंगा और इस छोटे से क्लू से दोबारा केस ओपन करूंगा। किम ताई जिन से उसके घर का एड्रेस लेता है और ताई जिन को समझाता है कि हमारे दरमियान हुई बात किसी को भी मत बताना। किम की वजह से टे जिन को थोड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद वो उसे बेकसूर साबित कर सकेगा। जाने से पहले किम उसे अपना कार्ड भी देता है। जब टे जिन अपने सेल में जा रहा होता है उसी वक्त कुछ कैदी उसे पकड़ लेते हैं। ताई जिन गार्ड से मदद मांगता है मगर वो ताई जिन की बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि यह इस जेल के सबसे बड़े गैंग और ताकतवर लीडर के आदमी होते हैं। इस लीडर का नाम द्योक्सू होता है। गार्ड्स भी उसके साथ मिले हुए होते हैं क्योंकि द्योक्सू उन्हें पैसे देता है। बाकी कैदी उसे जेल का मैनेजर कहते हैं। वो जेल को अपना घर समझता है और तमाम कैदियों से पैसे लेता है। जो कैदी उसे पैसे नहीं देता वो उसकी हालत खराब कर देता है। वो टे जिन को जबरदस्ती द्योक्सू के पास ले जाते हैं। द्योक्सू के सामने टे जिन को घुटनों के बल बिठाया जाता है। द्योक्सू उससे पूछता है, तुम्हें कितने साल की सजा हुई है? ताई जिन खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन द्योक्सू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर लिटा देते हैं। तब द्योक्सू कहता है, जेल में कैदी आता तो अपनी मर्जी से है लेकिन जिंदा मेरी मर्जी से जाता है। द्योक्सू आगे कहता है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। ताई जिन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसके सवाल का जवाब देता है कि मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। द्योक्सू जानता था कि ताई जिन रेप और मर्डर के केस में जेल आया है, इसलिए वो कहता है, मैं जेल में तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। तभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं, इसलिए द्योक्सू उसे जाने देता है। उसके बाद ताई जिन को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ पहले से एक कैदी मौजूद होता है। वो भी ताई जिन को तंग करना शुरू कर देता है लेकिन ताई जिन की यहाँ से निकलने की उम्मीद अब भी जिंदा होती है क्योंकि उसे लगता है कि वकील किम उसे बेकसूर साबित कर देगा। मेस में ताई जिन खाना लेता है और द्योक्सू से डरकर उससे काफी दूर बैठ जाता है। तभी उसके पास 2 कैदी भी आकर बैठ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि द्योक्सू को उम्र कैद की सजा हुई थी लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर